नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व विषय के अंतर्गत संगठन के सिद्धांत, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। पिछले वीडियो में हमने केंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है, केंद्रीकरण को मजबूत करने वाले तत्व क्या हैं और केंद्रीकरण के गुण दोषों का अध्ययन किया। आज इस विषय पर यह दूसरा वीडियो है जिसमें विकेंद्रीकरण के बारे में हम समझेंगे। विकेंद्रीकरण के गुण दोष। विकेंद्रीकरण के गुण। सबसे पहले विकेंद्रीकरण का गुण है कार्य में विलंब नहीं। केंद्रीकृत व्यवस्था में जहां क्षेत्रीय स्थानीय अधिकारियों को केंद्रीय सत्ता से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वे शीघ्र ही निर्णय ले लेते हैं। जबकि केंद्रीकरण में क्या होता है, केंद्रीकरण में कोई भी स्थानीय संस्थाएं ऊपर से आदेश लेती है और उनको समय लग जाता है। इसलिए विकेंद्रीकरण में सत्ता स्वयं स्थानीय संस्थाओं के पास होती है, स्वयं उन्हीं संस्थाओं पदाधिकारियों के पास होती है जो जिनको कार्य करना होता है, और कार्य करना भी होता है, कार्य के संदर्भ में निर्णय लेना भी स्वयं का ही प्राधिकार है। तो ऐसी स्थिति में कार्य में विलंब नहीं होता है। दूसरा गुण है केंद्रीय अधिकारियों का कार्यभार हल्का होना, कम होना। विकेंद्रीकृत व्यवस्था द्वारा शीर्ष स्तर पर अधिकारी अथवा मुख्य कार्यालय का कार्यभार कम होता है, इससे राहत मिलती है। अगर कोई अधिकारी अपने अधिकारियों को हस्तांतरण कर देता है, सत्ता उनको स्थायी रूप से सौंप देता है, विकेंद्रीकृत कर देता है, तो उच्च अधिकारियों का या केंद्रीय अधिकारियों का कार्यभार हल्का हो जाता है। तीसरा बिंदु है प्रशासन में लचीलापन। विकेंद्रीकृत व्यवस्था में स्थानीय कर्मचारियों या स्थानीय संस्थाओं की प्रशासकीय कार्यों के संबंध में निर्णय लेने की क्षमता होती है, सीमा होती है, और वो स्वतंत्र होती है। ये स्थानीय संस्थाएं अपनी बदलती परिप्रेक्ष्य और आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेते हैं, इसलिए प्रशासन में इन आवश्यकताओं की संपूर्ति के लिए लचीलेपन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसलिए परिवर्तित प्रशासन इन स्थानीय संस्थाओं के, इन स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमेशा सदैव तैयार रहता है। अगला बिंदु है लाल फीताशाही का अभाव। जब शक्ति विकेंद्रीकृत हो जाती है तो प्रशासन में अनेक दोष मिट जाते हैं, जिसमें कार्य में देरी होना, लाल फीताशाही होना आदि, ये भ्रष्टाचार होना आदि, ये स्थिति समाप्त हो जाती है। अगला बिंदु है स्थानीय समस्याओं का उचित समाधान। स्थानीय समस्या को उचित समाधान केंद्रीकृत व्यवस्था में संभव नहीं हो पाता, क्योंकि स्थानीय निकायों को केंद्रीय आदेशों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उनकी जो आदेश होते हैं अक्षरतः उनका पालन करना होता है। इसलिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था में जो स्थानीय कार्य करने वाला और से संबंधित निर्णय लेने वाला प्राधिकारी संस्थाएं एक ही होती है। इसलिए इन स्थानीय संस्थाओं को बदलते परिप्रेक्ष्य के लिए स्थानीय जनता को प्रशासन में जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, जनसंपर्क स्थापित करने के लिए, प्रशासन और जनता के मध्य उचित तालमेल के लिए यह विकेंद्रीकृत व्यवस्था अधिक उपयोगी और व्यवहारिक प्रतीत होती है। और अंतिम गुण है लोकप्रिय शासन। विकेंद्रीकृत व्यवस्था को लोकप्रिय शासन कहते हैं, क्योंकि ये बेसिक लोकतंत्र के मूल्यों पर आधारित है, लोकतंत्र की मान्यताओं पर आधारित है। लोकतंत्र उतना ही व्यापक और वास्तविक होगा जितना कि जनता का जनसंपर्क होगा, और ये जनसंपर्क, जन आवश्यकताएं और जन सहभागिता पर ये विकेंद्रीकरण व्यवस्था टिकी होती है। इसलिए इसको लोकप्रिय शासन के रूप में, लोकप्रिय पद्धति के रूप में, लोकप्रिय व्यवस्था के रूप में हम विकेंद्रीकरण को देखते हैं। विकेंद्रीकरण के कुछ दोष भी हैं। उनमें पहला दोष है केंद्रीय सत्ता का अपर्याप्त नियंत्रण। कुछ विचारक ये मानते हैं कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था में केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो जाती है और स्थानीय कर्मचारियों की कार्मिकों स्वेच्छाचारी की प्रवृत्ति बढ़ती है, और बजट निर्माण, करारोपण या ऐसे अन्य विषय होते हैं जहां केंद्रीय सत्ता को मजबूत होना चाहिए। ऐसी विकेंद्रीकृत व्यवस्था में एक केंद्रीय सत्ता का स्थानीय संस्थाओं पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं होता है, अतः भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने की संभावना बनी रहती है। दूसरा है समन्वय का अभाव। कुछ आलोचक ये भी मानते हैं कि ये स्थानीय सत्ताएं और केंद्रीय सत्ता के बीच उचित तालमेल नहीं रह पाता। ये समन्वय की समस्या खड़ी हो जाती है। सत्ता के विकेंद्रीकरण से वो स्थानीय
और केंद्रीय संस्थाओं के मध्य उचित तालमेल की या उचित समन्वय की समस्या हमेशा बनी रहती है। अगला दोष है अपव्यय या अत्यधिक खर्चीली व्यवस्था। विकेंद्रीकृत व्यवस्था में केंद्रीय और स्थानीय दो प्रकार के कार्मिकों की व्यवस्था करनी होती है। अतः इन संस्थाओं में न केवल कार्मिकों की संख्या बहुत बढ़ती है, बल्कि दूसरे औपचारिकताएं बढ़ने से भी कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि होती है और इससे ये अपव्यय बढ़ता है। अत्यधिक खर्चीली व्यवस्था के रूप में विकेंद्रीकरण हमारे सामने आता है। अगला दोष है राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित। कुछ आलोचक ये भी मानते हैं कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था में कर्मचारी राष्ट्रीय हित को भूल जाता है और वो स्थानीय हित की भावना से कार्य करता है, इसलिए स्थानीय हित को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, जबकि राष्ट्रीय हित को बहुत अधिक महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। अगला बिंदु है प्रशासन में एक रूपता का अभाव। विकेंद्रीकृत प्रणाली में शासन की एक रूपता नहीं पाई जाती। यद्यपि केंद्र सामान्य नीति निर्धारित कर लेता है, तथापि विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन संशोधन करके इस प्रकार के उनको नीतियों को लागू करते हैं या नीतियों का निर्माण करते हैं अथवा उसके संदर्भ में निर्णय लेते हैं। इसलिए प्रशासन में जो एक रूपता दिखाई देनी चाहिए वो प्राय नष्ट हो जाती है। और अंतिम दोष है स्थानीय राजनीति के दुष्प्रभाव भी विकेंद्रीकृत व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। विकेंद्रीकृत व्यवस्था में सदैव इस बात का भी खतरा रहता है कि स्थानीय राजनीति शासन पर हावी हो जाती है। परिणामतः जो भ्रष्टाचार है और या फिर पक्षपात है, भाई भतीजावाद है, क्षेत्रवाद है, ये इस प्रकार की क्षेत्रीय भावना है, ये और अधिक विकसित होने लग जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण के गुण दोष, किस प्रकार से कौन सी शासन प्रणाली किस प्रकार से उपयोग में लाई जाती है, देश काल परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में अंतर देख लेते हैं। केंद्रीकरण जहाँ परंपरागत और कठोरता का परिचायक प्रतीत होता है, वहीं विकेंद्रीकरण एक आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों और लोचशीलता का परिचायक है। केंद्रीकरण में सत्ता ऊपर एक स्थान पर केंद्रित होती है, जबकि विकेंद्रीकरण में सत्ता का प्रत्यायोजन या स्थानांतरण अधीनस्थों को किया जाता है, स्थानीय स्तर पर किया जाता है। केंद्रीकरण में जहाँ नीति, कानून, कार्यक्रम और निर्णय उच्च स्तर पर होते हैं, जबकि विकेंद्रीकरण में अधिकांश ये निर्णय अधीनस्थ अथवा क्षेत्रीय इकाइयों के द्वारा लिए जाते हैं। केंद्रीकरण में जहाँ उत्पाद, सेवाएं और ये संसाधन या उपकरणों का एक जगह ही जमाव हो जाता है या केंद्रण हो जाता है, वहीं विकेंद्रीकरण में ये उत्पाद, सेवाएं, संसाधन या उपकरण ये विभिन्न स्तरों पर वितरित होते हैं या आवंटित होते हैं। केंद्रीकरण में जहाँ अधीनस्थों और जनता के बीच परस्पर उतना विश्वास नहीं होता, वहीं विकेंद्रीकरण में अधीनस्थ और जनता के बीच न केवल विश्वास होता है बल्कि एक दूसरे पर पारस्परिक आंतरिक निर्भरता भी होती है। केंद्रीकरण जहाँ रक्षा, निवेश, नियोजन और वित्त और लेखांकन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी है, वहीं विकेंद्रीकरण सामाजिक सेवाओं, जन कल्याण और सामान्य हितों के लिए आवश्यक और उपयोगी माना जाता है। विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन दोनों ही अवधारणाएं एक जैसी प्रतीत होती हैं, एक दूसरे से अत्यधिक मिलती जुलती हैं, लेकिन इन दोनों ही अवधारणाओं में मूलभूत अंतर है। जहाँ तक विकेंद्रीकरण की बात करें, विकेंद्रीकरण एक व्यापक अवधारणा है जो लोकतांत्रिक मूल्यों सिद्धांतों पर आधारित है, जबकि प्रत्यायोजन एक सीमित अवधारणा है। ये विकेंद्रीकरण सत्ता का पूर्णतः हस्तांतरण होता है, उत्तरदायित्व का भी साथ ही साथ हस्तांतरण हो जाता है, जबकि प्रत्यायोजन में सत्ता पूर्णतः हस्तांतरित नहीं होती है और ना उत्तरदायित्व का हस्तांतरण होता है। उत्तरदायित्व अंतिम रूप से उसी का होता है जिसके पास सत्ता होती है। विकेंद्रीकरण प्राय राजनीतिक और प्रशासकीय दोनों क्षेत्रों में होता है, जबकि प्रत्यायोजन केवल प्रशासकीय क्षेत्र में होता है, जो कारोबार की दृष्टि से हल्का करने की दृष्टि से किया जाता है। जहाँ एक और अगला बिंदु कि जहाँ विकेंद्रीकरण का मूल उद्देश्य होता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार करना, और वहीं ये प्रत्यायोजन का मूल उद्देश्य होता है कार्यकुशलता और मितव्ययता को बढ़ावा देना। इस प्रकार आपने देखा कि प्रत्यायोजन की उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को अपनी निर्दिष्ट सीमाओं में सत्ता सौंपना है, जिसमें अंतिम उत्तरदायित्व स्वयं प्रत्यायोजक का रहता है, जबकि विकेंद्रीकरण में
कि सत्ता संपूर्णतः स्थानीय या अन्य अधीनस्थों को सौंप दी जाती है और अंतिम निर्णय भी उसी प्रकार का उसी अधिकारी का होता है जो स्वयं कार्य करता है। इस प्रकार विकेंद्रीकरण प्रत्यायोजन की वनस्पति ज़्यादा व्यापक अवधारणा है जो लोकतांत्रिक मूल्यों से लोकतांत्रिक मान्यताओं मूल्यों से संचालित है। इस प्रकार हम देखें तो केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण की किस पद्धति को अच्छा माना जाए ये कहना कठिन है, क्योंकि समय, परिस्थिति और कार्य की प्रकृति के आधार पर सरकारें ये निर्णय करती हैं कि कौन से सत्ता का केंद्रीकरण हो अथवा विकेंद्रीकरण। कुछ ऐसे विषय जैसा कि अभी हाल में ही बताए गए कि रक्षा है, नियोजन है, लेखांकन है, ये ऐसे विषय हैं जिनमें केंद्रीकरण की आवश्यकता होती है। वहीं प्रत्येक सरकार ये चाहती है कि सामाजिक या कल्याण से जुड़े हुए जन उपयोगी कार्यों के लिए, जो जनता के लिए अनिवार्य कार्य, जीवन जीने की अनिवार्यता से जुड़े हुए विषयों के लिए विकेंद्रीकरण की आवश्यकता होती है। इसलिए विलोबी का यह कहना और उचित प्रतीत होता है कि इन दोनों में कौन सी पद्धति प्रयुक्त में होनी चाहिए, इस संबंध में कोई सामान्य वक्तव्य नहीं दिया जा सकता। ये कुछ किए जाने वाले कार्य की प्रकृति और विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि शासन की सत्ता केंद्रीकृत हो या केंद्रीकृत अवधारणा को स्वीकार किया जाए अथवा विकेंद्रीकरण अवधारणा को। ये दोनों राज्य, काल, परिस्थिति और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ही उपयुक्त में लाई जाने वाली अवधारणाएं हैं। धन्यवाद।